जाना, कुछ करने का भी समय समय पे जो है वह हमें पता करना कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पे है या ट्रैक से भटके हुए हैं। तो उसकी जांच करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें जो है असेसमेंट करना पड़ता है, आकलन करना पड़ता है, मूल्यांकन करना पड़ता है। तो आज हम उसी मूल्यांकन के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो मुद्दा हमारा है, सबसे पहले तो दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच असेसमेंट ऑफ, फॉर, इन एंड एज लर्निंग लेके आया हूं। मतलब जो लर्निंग का आकलन, लर्निंग के लिए आकलन, लर्निंग में आकलन, लर्निंग के रूप में आकलन, यानी सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने में आकलन और सीखने के रूप में आकलन। आज मैं आपके बीच में ये लेके आया हूं कि सीखने का आकलन क्या होता है। जो हम सीखते हैं, जो हम लर्निंग कर रहे हैं, उसका हमको जब आकलन करना होता है, असेसमेंट करना होता है, तो वो क्या होता है। अब जो हम सीख रहे हैं उस टाइम पे, तो क्या होता है, जब हम उस दरमियान हैं, सीखने के में हैं, तो उसमें क्या होता है, और सीखने के रूप में क्या होता है। आज हम इन चारों कॉन्सेप्ट को जो है वो बेहतर तरीके से समझेंगे। थोड़ी चर्चा हो चुकी थी पीछे वाली क्लास में, असेसमेंट के बारे में चर्चा हो चुकी थी, और थोड़ा असेसमेंट एज, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट ऑफ के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो चुकी है। तो चलिए आज हम मुद्दे पे चर्चा करेंगे, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट इन एंड एज लर्निंग के बारे में। ये चार कॉन्सेप्ट हैं, चारों कॉन्सेप्ट को हमको समझना है, चारों कॉन्सेप्ट को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और आप लोगों से भी उस पर जो है प्रश्न लेंगे। चलिए शुरू करते हैं जो है, बोर्ड वर्क करेंगे। तो क्या हम स्ट्रीमिंग कर दें? चलिए अच्छा, स्ट्रीमिंग भी कर देते हैं, हालांकि स्ट्रीमिंग की जरूरत है नहीं, थोड़ी स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं। हाँ, चलिए आज ऐसे ही सीखते हैं। चलिए कर ही देते हैं, स्ट्रीमिंग कर ही देते हैं। तो सबसे पहले तो हम फ्रंट पेज शुरू कर दें और फिर स्ट्रीमिंग करें, ताकि सीधे फ्रंट पेज से आए स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग होने लगी है। बोर्ड वर्क करते हैं, बोर्ड वर्क पे आते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे जो है आकलन क्या होता है। सबसे पहले आकलन को समझेंगे। आकलन के बारे में चर्चा हो चुकी है, फिर भी थोड़ा सा आकलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आकलन के बारे में बताया हुआ था, आकलन क्या होता है। आकलन मतलब क्या, जब भी हम कुछ कर रहे हैं, जब हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उस दरमियान जो कुछ हम प्रक्रिया पता करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, तो वो खाली उतना ही मुद्दा होता है कि हम बच्चे को बस उतना लेवल तक ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने कितना नहीं सीखा है, वो हम जांचने की कोशिश करते हैं। आकलन भी एक प्रकार का जांचना है, जांचनी है, उस जांचने के हिसाब से हम करते हैं। हमने उसके बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली हुई है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने मैथ में अंक पाया हुआ है और मैथ को हम जांच रहे हैं, तो जांचने के बाद हम खाली उतने असेसमेंट के आधार पे ही हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा पास हो गया, फेल हो गया, उसके आधार पे नहीं। हम वहां पे इवेल्यूशन करते हैं। इवेल्यूशन में वहां पे जब इवेल्यूशन लास्ट टाइम का होता है, फॉर समेटिव इवेल्यूशन होता है, तब हम बच्चे को पास फेल करते हैं। वही फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मेटिव में पास फेल की बात नहीं होती है। तो हमें यहाँ असेसमेंट, यहाँ पे अब आपको ये भी जानना होगा कि मैंने बहुत पहले बताया था कि असेसमेंट, मेजरमेंट और इवेल्यूएशन, असेसमेंट, मेजरमेंट और इवोल्यूशन, ये सभी क्या है, वो मिलते जुलते रूप है। ये सभी मिलते जुलते रूप है। इन सभी का काम है कि किसी भी चीज को आंकना, किसी भी चीज को मापना। तो किसी चीज को आंकना, मापना, वह जो है उसी को कहते हैं असेसमेंट। तो जो है असेसमेंट के बारे में जानते हैं। असेसमेंट क्या है, तो यह क्या है, कहीं भी किसी भी विषय के बारे में, विविध स्रोतों से जानकारी को इकट्ठा करना और चर्चा करने की प्रक्रिया है। आकलन क्या है, समझ लेते हैं। आकलन मुद्दे पे यहाँ पे बोर्ड सभी को दिख ही रहा होगा। आकलन की चर्चा कर लेते हैं। आकलन, यहाँ से हम करीब 3-4 दिन बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, तो फिर भी कोशिश करके आपके बीच में आते रहेंगे। तो आकलन की बात करते हैं। आकलन क्या है, कई और विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने और उस पर चर्चा करने की प्रक्रिया है। विविध स्रोतों से बात कर लेते हैं। आकलन क्या है, विविध स्रोतों से। अब हम इसकी बात करेंगे, विविध स्रोत क्या है। विविध स्रोतों से, विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने,
विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने एवं जानकारी इकट्ठा करने एवं चर्चा करने चर्चा करने की प्रक्रिया है। चर्चा करने की प्रक्रिया है। तो अब बात कर लेते हैं विभिन्न स्रोत। तो विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं? तो विभिन्न स्रोतों को समझ लेते हैं। ये विभिन्न स्रोत हो क्या सकते हैं? तो विभिन्न स्रोत हो सकते हैं बच्चे का विषयवार उपलब्धि बच्चे का जो है क्लासरूम का, वर्गखंड का उपलब्धि हो सकता है। बच्चे का जो अतिरिक्त अतिरिक्त कार्य है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उसकी उपलब्धि। इसके अलावा बच्चा जो है डांस, म्यूजिक जहां जहां पे उन सभी में, यानी विषयवार उपलब्धि, वर्गखंड की उपलब्धि, अतिरिक्त उपलब्धि, ये सब उपलब्धि जो है वो क्या हो सकती है? वो विविध स्रोत हो सकते हैं। बच्चा का अटेंडेंस हो गया और बच्चे का जो है विषय में हो गया। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों से जो हम स्रोत से हम उसकी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना किया हुआ, बच्चा ने कितना प्राप्त किया हुआ, वो सभी क्या कहलाता है? वो सभी असेसमेंट कहलाता है। वो सभी असेसमेंट कहलाता है। हम यहाँ पे चूंकि हम अभी क्लास की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जो एग्जाम्पल लेंगे वो बच्चों से लेंगे, साथ साथ में हमें एक दो एग्जाम्पल बाहर से भी लेंगे। एक दो एग्जाम्पल हम बाहर से भी लेंगे ताकि उससे हम रिलेट कर सके, बाहर का जो एग्जाम्पल होगा उसको हम एजुकेशन में आकर के साथ में कन्वर्ट, उसको जो है उसके कनेक्शन करेंगे उसमें। तो यहाँ पे बात करते हैं कि असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है। तो आकलन आकलन मतलब क्या है? यहाँ पे मैं लिख दूं असेसमेंट, ताकि आपके मन में ये भी बना रहे। असेसमेंट असेसमेंट क्या है? विभिन्न विविध स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने एवं चर्चा करने की प्रक्रिया है। हमें क्या करना? अलग अलग प्रकार से बच्चा क्लासरूम में कैसा कर रहा है, क्लासरूम के बाहर कैसा कर रहा है, अपने मित्रों के साथ में कैसा कर रहा है, जो हमने बताया हुआ था। मैंने एक दिन चर्चा चलाई थी और आपको दिखाया गया था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो उस बच्चे के पोर्टफोलियो में क्या है, उस बच्चे के पोर्टफोलियो में वस्तुओं को भरना। अब इस पोर्टफोलियो में भरना क्या वही जानकारी इकट्ठा हुई, जो जानकारी इकट्ठा हुई है उन्हीं सब चीजों को पोर्टफोलियो में भरना। ये पोर्टफोलियो क्या करेगा? ये पोर्टफोलियो बताएगा कि बच्चे की प्रगति कितनी है, बच्चे ने जो है पहले मंथ में कितना कार्य किया, पहले मंथ में जो उसने जितने भी लिटरेसी स्किल्स है उस लिटरेसी स्किल्स पे कितना कार्य किया, बच्चे ने जो है अगर के अलग जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे डांसिंग हुई, म्यूजिक हुआ, और जो है वो डिबेट हुआ, डिस्कशन हुआ, और बच्चा जो है खेलकूद में हुआ, बच्चा वाद विवाद में भाग लिया, इन इन सब चीजों में बच्चे ने क्या भाग लिया, बच्चे ने आर्ट में क्या भाग लिया, तो सब चीजों का जो बच्चे को सर्टिफिकेट मिला, बच्चे को जो अप्रिसिएशन मिला, उन सब अप्रिसिएशन को लिख करके लिखित रूप में जानकारी इकट्ठा करके उसके पोर्टफोलियो में रखना। और ये पोर्टफोलियो हर बच्चे की अलग अलग होती है। ये पोर्टफोलियो इकट्ठा करना, इसी पोर्टफोलियो के आधार पे फाइनल में जाकर के बच्चे का जब फाइनल होता है तो इसी फाइनल के आधार पे बच्चे को नंबर दिए जाते हैं और बच्चे को पास फेल किया जाता है। और इसी पोर्टफोलियो के आधार पे उसको आगे की रणनीति भी बनाई जाती है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और किस वे में लेके जाना है, बच्चे की क्या इंडिविजुअलिटी है, बच्चे के अंदर में क्या डिफरेंसेस है, बच्चा कहां तक पहुंचा है, बच्चे का जो लर्निंग आउटकम्स है वो कितना है, लर्निंग आउटकम्स कितना है, लर्निंग आउटकम्स के बच्चे ने कितना लर्निंग आउटकम्स प्राप्त किया है, बच्चे ने कितना मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग प्राप्त किया है। ये सब जानने की कोशिश जो है वो जो हम करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी को कहते हैं क्या? असेसमेंट कहते हैं। और ये सब जानकारी इकट्ठा करके हम रखते हैं उसके पोर्टफोलियो में। जो मैंने बताया हुआ था एक बस्ते टाइप का, एक झोले टाइप का जो पोर्टफोलियो होता है, उस पोर्टफोलियो में इसको रखते हैं बच्चे के। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके माध्यम से जो अब हम जो ये असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के माध्यम से करते क्या है कि छात्र के शैक्षिक अनुभव के परिणाम स्वरूप वे ज्ञान के साथ क्या जानते हैं ये पता करते हैं। मतलब अब यहाँ पे और क्या करते हैं और समझ लेते हैं। अब असेसमेंट के जरिए क्या करते हैं तो इसमें शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप बच्चे ने जो भी शैक्षिक अनुभव प्राप्त किए हैं, शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप बच्चे शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप बच्चे कौन बच्चे बच्चे ने बच्चे क्या जानते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, पहले शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप मतलब जब एक एक हमारा घटित हो गया। सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग 40 50 के ऊपर मैंने लेक्चर आपके ले लिए हैं, 50 के ऊपर लेक्चर हमने ले लिए हैं, तो मॉर्निंग टाइम का 50 के ऊपर हमने लेक्चर ले लिया हुआ। वहीं अगर हम दोनों लेक्चर को मिला रहे हैं तो कम से कम हमने 100 से ऊपर हमने आपको लेक्चर लिए हुए हैं। अब मान लीजिए हम खाली मॉर्निंग टाइम की बात करें तो 50 के ऊपर जो हमने लेक्चर लिया हुआ। अब इस 50 के ऊपर लेक्चर में हम देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा हुआ है, कितना सीखा हुआ आपने, तो वो आप क्या जानते हैं।
आप इन 50 लेक्चरों में जितना भी आपको सिखाया गया उसमें क्या जानते हैं, यानी शैक्षिक अनुभव के परिणाम स्वरूप जो शैक्षिक अनुभव बच्चे को मिला, एक सेमेस्टर में, 2 सेमेस्टर में, या इन बिटवीन या क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट का भी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 40 मिनट का भी आप लेक्चर ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो 40 मिनट के बाद बच्चे को जो शैक्षिक अनुभव हुआ उसमें बच्चे ने क्या जाना, बच्चे क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो है, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। मुझे तब तक चैट बॉक्स में हमको ये बताइएगा जरा, ये क्या होता है, चैट बॉक्स में ये लिख करके बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। चैट बॉक्स में जिन लोगों को आता है वो थोड़ी देर बैठे रहेंगे, बाकी लोग बताएंगे क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, यानी शैक्षिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो पढ़ा दिएगा पढ़ाने के बाद, ये पढ़ा दिएगा पढ़ाने के बाद बच्चे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और क्या, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, और क्या, बच्चे की गहरी समझ कितनी विकसित हुई है, बच्चे की गहरी समझ, गहरी समझ कितनी विकसित हुई है, गहरी समझ कितनी विकसित हुई है, ये सब जानने की कोशिश जो है असेसमेंट के जरिए किया जाता है, असेसमेंट के जरिए किया जाता है। ओके, सतपाल, कोमल, सिमरन, मनीष, मनीष, मुस्का, चंचल, दिनेश। हाँ सही बात है। तो क्या, नॉलेज, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, कैसे का मतलब होता है कि के का मतलब होता है नॉलेज, एस का मतलब होता है स्किल, और ए का मतलब होता है एटीट्यूड। नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड यहाँ पे देखना है, बच्चे बच्चा क्या जानता है, बच्चा कितना, बच्चे को कितना नॉलेज हुआ है, बच्चे को कितना नॉलेज हुआ, ये हो गया, यहाँ पे हो गया के। बच्चे को कितना जानता है, बच्चा कितना जानता है तो हो गया के। वहां पे बच्चा कितना समझता है, समझता है, तो समझने पे क्या हो गया, बच्चे को यहाँ पे हमको यहाँ पे समझना नहीं लेना, बच्चा क्या कर सकता है, यहाँ पे हो गया स्किल, बच्चा क्या कर सकता है, ये हो गई स्किल। और यहाँ पे देखना है बच्चे को कितनी गहरी विकसित हुई है, गहरी विकसित हुई तो क्या हो गया इसका एटीट्यूड। यहाँ पे कैसे बच्चे का देखना है, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, बच्चा कितना जानता है, समझ है, ये हो गया, ये नॉलेज, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग एक में आ गया। फिर बच्चा कितना कर सकता है, स्किल में हो गया, और बच्चे के अंदर में कितनी गहरी समझ विकसित हुई है, ये एटीट्यूड। ये बच्चे का देखना है, ये बच्चे का देखना है कि एक शैक्षिक अनुभव होने के बाद, एक क्लास पढ़ाने के बाद, एक पीरियड पढ़ाने के बाद, या एक टर्म पढ़ाने के बाद, एक एक जो है स्किल सिखाने के बाद, एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद, एक पार्ट पढ़ाने के बाद बच्चे ने कितना जाना, बच्चे ने कितना जाना, बच्चे ने कितना समझा, बच्चा क्या कर सकता है, और बच्चे के पास उस पढ़ाने से संबंधित कितनी गहरी सोच विकसित हुई है, कितनी गहरी समझ विकसित हुई है, वो सब जानने का काम कहां से होता है, वह असेसमेंट के जरिए होता है। असेसमेंट के जरिए हम इन सब बातों का जो है अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक हो गया, आगे चलते हैं। अब आकलन का उद्देश्य और क्या होता है, आकलन का उद्देश्य होता है कि बच्चों के अंदर में दक्षता को बढ़ाना। अब यहाँ पे आकलन का उद्देश्य क्या होता है उसको समझ लेते हैं। आकलन का उद्देश्य क्या होता है, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य जो होता है बच्चों की जरूरतों को समझना। पहले तो क्या, बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझना। आकलन का उद्देश्य बच्चों की, बच्चों की जरूरतों, बच्चों के सीखने की जरूरतों, बच्चों के सीखने की जरूरतों, बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझना, बच्चों के सीखने की जरूरतों को समझना। बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं, बच्चे किस तरह से सीख सकते हैं वो हमको पता चलेगा कैसे, असेसमेंट के जरिए ही। समझना, समझना, उनकी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना, उनकी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना, उनकी दक्षता को बढ़ाने में सहायता देना। अगर उन्हें कोई परेशानी हो, सीखने में अगर कोई परेशानी हो,
सहायता देना, सीखने में कोई परेशानी हो, सीखने में कोई परेशानी हो तो उसे दूर करना। ये सब क्या है, यह सब असेसमेंट का उद्देश्य है। यह सब असेसमेंट का उद्देश्य है कि असेसमेंट का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो असेसमेंट जो है, जब हम असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये जानना कि बच्चों की सीखने की जरूरत क्या है, क्या सीखना है बच्चे को। अगर हमको मालूम है, मान लीजिए अगर आपको असेसमेंट पता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, ये सब पता है, तो पता है तो आपको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं कहूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाऊं वापस से, मैं कहूं कि जो है इंटेलिजेंस वापस पढ़ाऊं, मैं कहूं कि जो है वो पीछे जितने भी हमने डाइवर्सिटी पढ़ाई वो मैं वापस से पढ़ाऊं, मैं जो है सोशल प्रोसेस में आपको दोबारा पढ़ाऊं, सोशलाइजेशन में दोबारा पढ़ाऊं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो गया है, बहुत गहरा विस्तार हुआ है, गहरी तरह से आपको समझाया, उस पर कितने सारे प्रश्न हो गए, प्रश्नों पे आप लोगों ने अच्छी तरह से जवाब भी दिए, तो वो चीज खत्म हो गई। उसको अब अगर हम मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा तो आपके अंदर में वो रस नहीं होगा, आपके अंदर में वो इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके अंदर में वो रुचि नहीं होगी। तो रुचि नहीं होगी तो वो नहीं सिखाना जो बच्चे सीखे हुए हैं, बच्चों को वो सिखाना जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, बच्चों को जहां कमी है, सीखने में जहां तकलीफ आ रही है, सीखने में जहां बच्चों को मुश्किल आ रही है, सीखने के लिए क्या हम और बढ़ा सकते हैं, वो सब जो है जानने की कोशिश करते हैं हम, क्या, असेसमेंट। तो बच्चों को जो जानकारी नहीं है वो जानकारी पहले पता करना कि बच्चों को कहां तक लेवल नहीं है। मान लीजिए अब ये कौन से पढ़ा रहे हैं, असेसमेंट पढ़ा रहे हैं, अब असेसमेंट ही अगर आपको नहीं पता है, असेसमेंट ही नहीं पता है, असेसमेंट ESSESSMENT लिखने ही नहीं आ रहा है, तो हमको तो सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि असेसमेंट क्या है। तो इसलिए पहले ये जानने की कोशिश करना कि बच्चों में सीखने की जरूरत क्या है, वो पता करना। फिर बच्चों में दक्षता बढ़ाने के लिए आप कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं, कैसे पढ़ाने की तकनीकी यूज कर सकते हैं, क्या वे अपना सकते हैं, ये सब चीजों को लेके आना। तो ये भी असेसमेंट से ही पता चलता है कि हम कैसे पढ़ाएं, बच्चे कैसे पढ़ें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, किस तरह से डिलीवर करें, किस तरह से असेसमेंट करें, ये सब भी हमारा असेसमेंट का ही पार्ट होता है, उसी सबको पता चलता है। और हमको ये भी जानने की जानकारी कोशिश करनी पड़ती है, हमने सिखा दिया, बच्चों को मुश्किल वहां पे आई। सपोज करिए यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग में यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, तो बोर्ड पे दिख नहीं रहा तो आपको मुश्किल आ रही है, तो हमको बोर्ड को सही करना। मैं यहाँ पे ढंग से जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, अगर आपको ये बराबर नहीं है, आपके समझ में नहीं है, या मेरी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको समझ नहीं है, तो ये लैंग्वेज में सुधार करना। ये जब जहां पे आपको मुश्किल आ रही है, चाहे वो पढ़ने में आ रही हो, चाहे सीखने में आ रही हो, चाहे लिखने में आ रही हो, जहां जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को समझ करके उसको भी दूर करने का प्रयास ये असेसमेंट करवाती है। तो ये सारे क्या है, उसके उद्देश्य हैं और उसका मीनिंग है। चलिए आगे चलते हैं, असेसमेंट और क्या करता है। असेसमेंट असेसमेंट और क्या करता है, तो आकलन के लिए क्या, क्यों और कैसे को समझना बहुत जरूरी है। असेसमेंट करते हुए कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट क्यों है, असेसमेंट किस लिए, इसको भी जानना जरूरी है। तो अभी तो मैंने 2-3 प्रश्नों का जवाब यहीं पे दे दिया आपको। जब हम असेसमेंट करें या कोई भी प्रश्न करें, कोई भी चीज हो, अगर आपके पास कोई भी मस्तिष्क, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपके पास सामने आता है, कोई भी सामने एक्स वाई जेड कोई भी समस्या आता है, तो सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए खाने की वस्तु पिज्जा। पिज्जा, अब ये पिज्जा क्या है, ये खाने की वस्तु पिज्जा क्या है, तो पिज्जा क्या है, इसमें आपके WH क्वेश्चन आने चाहिए। क्या, WH के क्वेश्चन आने चाहिए। WH क्वेश्चन क्या आ सकता है, यहाँ पे आएगा, क्या क्या कह सकते हैं, पिज्जा, तो पिज्जा क्या है, पिज्जा क्या है, पिज्जा कौन बनाता है, पिज्जा, पिज्जा कब बनता है, पिज्जा को कैसे खाते हैं, पिज्जा, पिज्जा को कैसे खाते हैं। तो ये व्हाट हुआ, हु हुआ, व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाई पिज्जा को क्यों खाते हैं, ये सब प्रश्न क्या है, ये सब प्रश्न आपके सामने आने चाहिए। ये जो WH के क्वेश्चन है, ये WH के क्वेश्चन आपके सामने आने चाहिए कि पिज्जा क्या है, पिज्जा को कौन बनाता है, पिज्जा को कब बनाते हैं, पिज्जा को कैसे खाते हैं, ये सब चीजें जो है, ये क्यों खाते हैं, ये सब चीजें आपके सामने ये मस्तिष्क में आना चाहिए। तो WH क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये आकलन, अब यहाँ पे हम आकलन को समझते हैं कि आकलन क्या है। आकलन के बारे में तो मैंने बता दिया कि इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि आकलन क्या है। सबसे पहले हम ये समझे कि आकलन मतलब, यहाँ पे प्रश्नों को मैं लिख देता हूँ, इसे समझा तो दिया मैंने आपको। तो आकलन क्या है, क्या है आकलन, क्यों है आकलन, यानी आकलन क्यों होना चाहिए, और आकलन कैसे होना चाहिए। आकलन क्यों होना चाहिए और आकलन कैसे होना चाहिए। तो ये क्या है, आकलन के बारे में मैंने बताया कि बच्चों की जो लर्निंग आउटकम्स है, जो लर्निंग आउटकम्स उनको जानने की कोशिश करना, ये क्या है, आकलन है। अब आकलन क्यों करना, तो आकलन क्यों करना, क्योंकि बच्चे की प्रगति पता चलेगी, हमको प्रगति पता चलेगी, हमारे पढ़ने पढ़ाने का तरीका पता चलेगा और हम उसी हिसाब से सुधार कर पाएंगे।
इसलिए सुधार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए, उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए, उसमें एकोमोडेट करने के लिए हमको क्यों करने की यानी असेसमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे करने की आवश्यकता पड़ती है? तो करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं। करने की जो है हम ऑनगोइंग कर सकते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पूछा, मैं पढ़ा रहा था, मैंने पूछा, आप लोगों ने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने में मैंने एक प्रश्न पूछ दिया तो आप लोगों ने प्रश्नों का जवाब दिया, तो हम ये कर सकते हैं। साथ साथ में हम कुछ दिखा सकते हैं बच्चों को, या हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आओ चलो जरा करो, तो करके बताओ, तो करके बताओ कर सकते हैं। बच्चों को जो है हम वहां पे ओरल कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ रिटेन कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चों को विजिट पे लेके जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम लर्निंग का हम जो है पता कर सकते हैं कि बच्चा ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो ये सब जो है ये अलग अलग प्रकार के तरीके हैं जो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब ये असेसमेंट क्या है, क्यों है और कैसे है। अब हम इसमें कुछ सारे प्रश्न रखेंगे, उन प्रश्नों पर हम जानेंगे कि असेसमेंट कैसे पूरा होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को लिखते हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हम जवाब लेंगे कि असेसमेंट क्या है। वहां पे मैं कुछ प्रश्नों को लिख रहा हूं, आकलन के मापदंड क्या होंगे, यानी हम क्या क्यों कैसे पे कुछ प्रश्न लिखते हैं, उसी आधार पे चलते हैं। तो यहाँ पे का मापदंड हमें असेसमेंट हो गया, बस खाली ये लिख देता हूं कि मापदंड क्या है, कि मापदंड क्या है। यानी मापदंड क्या मतलब कि कैसे लेना है। तो मापदंड क्या होगा, कितना लेना है। तो इसका हम मापदंड में क्या होगा, तो मापदंड में हम समय निर्धारित करेंगे कि समय कितना होगा, मार्क्स कितना होगा, बच्चे के अंक कितने होंगे, यानी उस समय के बाद अंक कितना होगा, कंटेंट कितना लेंगे, कंटेंट कितना होगा, उसका स्तर कितना होगा, कंटेंट कितना होगा, स्तर कितना होगा, उसमें जो है ज्ञान कितना जाना जाएगा, उसमें बोध कितना जाना जाएगा, उसमें जो है स्किल कितनी जाएगी, कौशल कितना समझा जाएगा, उसमें जो है कठिनता स्तर कितनी होगी, सरलता स्तर कितनी होगी। ये सब क्या है, ये सब उसके मापदंड है। ये उसके मापदंड है कि उस प्रश्न में जैसे हम असेसमेंट करेंगे, उस प्रश्न में समय कितना होगा, कितने समय के लिए हम असेसमेंट करेंगे, कितना अंक देंगे उसके लिए, कंटेंट क्या होगा उसका, उसके स्तर क्या होंगे, उसमें ज्ञान कितना हम समझेंगे, उसमें बोध कैसे समझेंगे। ये उसके मापदंड है, ये उसके मापदंड। इस मापदंड के आधार पे हम असेसमेंट करेंगे। और असेसमेंट करने का मापदंड और क्या होगा कि हमें ये जानना है कि बच्चों की प्रगति कितनी हुई है या बच्चों की प्रगति नहीं हुई है, वो जानने की कोशिश करना है। तो हम इन मापदंडों के आधार पर असेसमेंट करेंगे। तो मापदंड पहले जानना, और क्या जानना, मापदंड जानने के बाद हम और क्या जानेंगे, और जानेंगे कि इस कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यानी अगर हम ये करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो क्या पूरा होगा, हम किस उद्देश्य से करें भाई, हाउ व्हाई, हम ये असेसमेंट क्यों करें, तो क्यों करें, तो हमारा मापदंड कौन सा पूरा होगा, यानी हमारा जो उद्देश्य क्या पूरा होगा। इससे असेसमेंट करने से उद्देश्य कौन सा पूरा होगा। क्या हम बच्चों को यहाँ पे ज्ञान जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम बच्चे का बोध जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम बच्चे का कौशल जानने की कोशिश कर रहे हैं, या हम बच्चों का लेवल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे पढ़ाएंगे। ये आज अभी जान लेते हैं, जैसे हम पीके करते हैं, हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, पीके। पीके पीके मतलब क्या, पीके मतलब क्या, पीके मतलब क्या, हम यहाँ पे पीके जानने की कोशिश करते हैं। तो पीके जानने की कोशिश करेंगे, तो पीके जानने से हम जब पीके जान लेंगे तो हम आगे कोशिश करेंगे कि हमको आगे क्या पढ़ाना है। जब हम पीके जान लेंगे तो पीके जानने के बाद हम आगे ये हम निर्धारित कर पाएंगे कि बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है। सही बात है। प्रीवियस नॉलेज जानने के बाद ही हम जो है आगे जा पाएंगे कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। पी मतलब प्रीवियस, के मतलब नॉलेज, तो पूर्व ज्ञान। यहाँ पे क्या होगा, पूर्व ज्ञान। बच्चे के पास पूर्व ज्ञान क्या है, उस पूर्व ज्ञान के आधार पे हम नवीन ज्ञान, जो नवीन ज्ञान है या विशिष्ट ज्ञान है, जो विशिष्ट ज्ञान है वो हम बच्चे को देंगे। पूर्व ज्ञान के आधार पे हम क्या करेंगे, विशिष्ट ज्ञान जो हमारा जो हमको देना है वो हम विशिष्ट ज्ञान बच्चे को दे पाएंगे, यानी स्पेसिफिक नॉलेज ये हम दे पाएंगे। और उस पर निर्भर क्या करेगा, हमारा बेस कौन बनाएगा, पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या पूरा होगा, उद्देश्य हमारा क्या है, मतलब कि हम बच्चे का पूर्व ज्ञान ही जानना चाहते हैं, या हम बच्चे को यहाँ पे मार्क देना चाहते हैं, या हमारा एक स्किल पूरा हो गया हम दूसरी स्किल की तरफ जाना चाहते हैं, या हम खाली बच्चे का नॉलेज जानना चाहते हैं, या हम खाली बच्चे का बोध जानना चाहते हैं, या हम बच्चे का कौशल जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं वो जानने के लिए हमारा उद्देश्य भी यहाँ पे रखना, यानी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी साथ में हम रखते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं। हमारे उद्देश्य में हमने तीन से चार उद्देश्य हमने बता रखे हैं। जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो नॉलेज आधारित पे, बोध आधारित पे, कौशल आधारित पे, और जो है वहां पे हम जो है एप्लीकेशन आधारित पे, नॉलेज, बोध, एप्लीकेशन और कौशल, ये हम इस आधार पे, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, इन चार आधार पे ये उद्देश्य हमारा होता है। तो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं, तो उद्देश्य हमारा पूरा होगा। अब यहाँ बच्चे क्या सीखते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट करने के जरिए बच्चे क्या सीखते हैं या क्या सीखे हैं, क्या सीखे हैं, हम यही जानने की कोशिश करते हैं। किससे, असेसमेंट के जरिए कि बच्चों ने क्या सीखा हुआ वो हम जाने, वो पता करें कि बच्चों को ये पता है। हाँ, पी फॉर प्रीवियस, के फॉर नॉलेज, सही बात है। तो यहाँ पे क्या सीखे हैं। अब और क्या करेंगे, तो कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं ये भी जानेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे असेसमेंट के जरिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं।
क्या सीखे हैं और कैसे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे असेसमेंट के जरिए। अगर हम असेसमेंट करेंगे तो उससे हमको ये सभी बातें पता चलेंगी। अब बच्चे को कहाँ कठिनाइयां आ रही हैं, कठिनाइयों का सामना कौन कौन सा करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना कितना करना पड़ता है, सामना कितना करना पड़ता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम। तो ये भी हम जानेंगे उससे। और क्या जानेंगे, बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं ये भी हम असेसमेंट के माध्यम से समझेंगे। बच्चा क्या करेगा उसमें बताएगा, तो बच्चा उस थिंकिंग के प्रति, उसके प्रति बच्चा क्या सोच रखता है वो भी जो है इसी के माध्यम से बताएगा। तो ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और बच्चे क्या महसूस करते हैं, बच्चे उस पढ़ाई से लेकर के, उस लर्निंग आउटकम से लेकर के जो कि आपने पढ़ाया हुआ या जो आप पढ़ाने वाले हो, उससे बच्चे क्या महसूस करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों का क्या रुचि है और क्या स्वभाव है बच्चों का, उस प्रश्न से लेकर के, उस कंटेंट से लेकर के बच्चों की रुचि क्या है, रुचि क्या है और स्वभाव क्या है, रुचि और स्वभाव क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। किसके जरिए, असेसमेंट के जरिए। तो असेसमेंट के जरिए हमको ये पता चलता है कि असेसमेंट का मापदंड क्या होगा, असेसमेंट के उद्देश्य क्या होंगे, असेसमेंट क्या से क्या बच्चे सीखे हो, कौन बच्चों को लर्निंग आउटकम्स कितना मिला है और कैसे सीखते हैं बच्चे, ये भी हम पता करते हैं असेसमेंट के माध्यम से ही। बच्चों में कितना कठिनाई का स्तर है वो डायग्नोज करने के लिए, वो उपचार करने के लिए, हमने पढ़ा हुआ है उपचारात्मक शिक्षण, तो उपचार करने के लिए भी हम जो है असेसमेंट करते हैं। साथ साथ में हम कठिनाइयों का बच्चे कितना सामना कर पा रहे हैं, वही मतलब इस प्रश्न में जो हमने डिफिकल्टी लेवल रखी है उसमें कितनी डिफिकल्टी लेवल है या उसको करने में बच्चे कितनी कठिनाई महसूस किए हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे उस संबंध से क्या सोचते हैं वो भी उनकी अभिव्यक्ति में ही आएगा, अभिव्यक्ति में आएगा तो भी बताएंगे उसमें क्या सोचते हैं, फिर बच्चे क्या महसूस करते हैं और साथ साथ में उनकी रुचि क्या है, यह सब जानने की कोशिश हम जो है असेसमेंट के जरिए करते हैं। ये सब असेसमेंट के लिए। अब यहाँ पे असेसमेंट, असेसमेंट के बारे में और जानते हैं। असेसमेंट जो है ये क्या है, यह पेडागोजी और कॉम्पिटेंसी में समय समय पे बहुत बदलाव हुआ है। यानी जो हमारा पेडागोजी है, जो पेडागोजी है और बच्चों की जो दक्षता है, इन दोनों में समय समय में बहुत बदलाव हुआ है और अभी बदलाव भी हुआ है। असेसमेंट को लेकर के हम असेसमेंट को के आधार पे ही, असेसमेंट के आधार पे ही हमारे पेडागोजी में और बच्चों के सीखने के स्तर को, बच्चों के सीखने के स्तर को और उद्देश्य को लेकर के, बच्चों के सीखने के स्तर को और उद्देश्य को लेकर के पेडागोजी और दक्षताओं में बदलाव हुआ है। सीखने सिखाने के स्तर को लेकर, के स्तर को लेकर, के स्तर को लेकर के पेडागोजी, वो क्या, शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र और दक्षता, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी दक्षताएं, दक्षताओं में बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। यानी पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ है, बदलाव हुआ है। वो बदलाव क्या हुआ है, बदलाव हुआ कुछ इस तरह से, बदलाव हुआ है कुछ इस तरह से, जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ है, जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ है, जो पैराडिगम शिफ्ट हुआ है, यानी पहले कुछ था और अब कुछ हुआ है। शिफ्ट फ्रॉम, पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम, कहां से हुआ है, तो यहाँ पे पहले था कंट्रोलिंग, पहले था कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग था कि हम क्लास को बस कंट्रोल करेंगे। जो हमारा ट्रेडिशनल क्लास था क्या होता था, बस हम कंट्रोल करते थे, आओ पढ़ो पढ़ कर घर जाओ, आओ पढ़ो पढ़ कर घर जाओ, तो हम कंट्रोलिंग करते थे। पहले था कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करना, कंट्रोलिंग था। अब कंट्रोलिंग से बढ़ा तो आया क्या, कंट्रोलिंग से बढ़ा तो इनरिचिंग हुआ, कंट्रोलिंग से इनरिचिंग हुआ, कंट्रोलिंग से कहां बढ़ा, इनरिचिंग की तरफ, कंट्रोलिंग टू इनरिचिंग। इनरिचिंग मतलब समृद्धि देना, इनरिचिंग मतलब उनको बढ़ाना, बढ़ावा देना, प्रमोट करना, इनरिचिंग करना। तो कंट्रोलिंग से इनरिचिंग हुआ और इनरिचिंग से इनरिचिंग टू, इनरिचिंग टू कहां बढ़ा, तो इनरिचिंग टू बढ़ा कहां, इंपावरिंग, कहां बढ़ा, स्कूल में इंपावरिंग बढ़ गया, यानी बच्चों को क्या करना है, इंपावर करना है।
इंपावरिंग यानी पहले क्या था, पहले था कंट्रोलिंग, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लास था वो कंट्रोलिंग, फिर हुआ हमने बदला उसको, तो बदला इनरिचिंग, बच्चों को एक्टिविटी के पास एक्टिविटी के साथ में कराओ, बच्चों को दे दो एक्टिविटी, बच्चे करें, तो एक्टिविटी आई। अब एक्टिविटी के बाद अब ये आया कि बच्चे कर तो रहे हैं अपने से सारा, बच्चा चाइल्ड सेंटर तो हमने बना दिया, बट चाइल्ड सेंटर में भी पूरा नहीं है। अब यहाँ बच्चों को क्या करना है, इंपावर करना है, बच्चे पढ़ो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ो, बहुत आगे जाओ, आपको ये हो सकता है, आपको ये हो सकता है, आपने आपने जो है म्यूजिक सीखा हुआ तो आपके लिए ये ऑप्शन है, आपने डांसिंग सीखा तो आपके लिए ये ऑप्शन है, आपने क्रिकेट सीखा तो आपके ये ऑप्शन है। तो हम बच्चे को और इंपावर भी कर रहे हैं। तो हमने पहले कंट्रोल करना था, तो कंट्रोल करना जो बहुत पुराना मेथड था तो उसको वो बदला, वो बदल करके फिर आया एनरिचिंग। तो मैंने आपको कहा हुआ था कंस्ट्रक्टिविज्म में, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या हुआ, तो एनरिचिंग आया। जो कंस्ट्रक्टिविज्म में जो आया, जहां पे हम बात करते थे जो ये प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या आया, इनरिचिंग। अब इनरिचिंग के बाद अब क्या हुआ कि बच्चों को भी इंपावर करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए जो सीसी है वो सीसी और बाकी सारे मेथड वो क्या करते हैं, क्लासरूम में आगे बढ़ाते हैं, निरंतर उनको आगे बढ़ाओ, चलो आगे बच्चे आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तो वो अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे। ये इंपावरिंग करने से बच्चे क्या करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे, तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए उनको प्रेरित करना। तो इस तरह से कंट्रोलिंग, इनरिचिंग टू इंपावरिंग, ये क्या हुआ, हमारा पैराडिगम, लर्निंग का जो पैराडिगम है, जो हमारा पेडागोजी का जो पैराडिगम है, जो पेडागोजी और कॉम्पिटेंसी का जो पैराडिगम है, वह क्या हुआ, वह शिफ्ट हुआ स्कूल में। स्कूल में शिफ्ट हुआ कि पहले स्कूल कंट्रोलिंग के आधार पर होते थे, फिर स्कूल जो है एनरिचिंग के आधार पर बने। अब स्कूलों को इंपावर करना है, इंपावर करना है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है और बाकी सारी चीजों को उसमें लेकर के बच्चों को आगे चलना है, तो इंपावर करना। तो चलिए देखते हैं इन तीनों का रूप क्या है, कैसे है, इन तीनों के रूप को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इन तीनों के रूप को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर तीनों के रूप को लेते हैं। इन तीनों को हम थोड़ा अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं कि जो पैराडिगम हमारा शिफ्ट हुआ है वो पैराडिगम शिफ्ट कैसे हुआ है, जो पैराडिगम हमारा शिफ्ट हुआ वो कैसे हुआ उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंट्रोलिंग, एक तरफ लिखते हैं जो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, दूसरी तरफ लिख लेते हैं इनरिचिंग। कंट्रोलिंग, इनरिचिंग और तीसरी तरफ लिखते हैं इंपावरिंग। इंपावरिंग। अब जो कंट्रोलिंग वाली थी, इस कंट्रोलिंग वाली स्कूल को कहते थे ट्रेडिशनल। क्या कहते थे, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल स्कूल। और इसको ये एनरिचिंग स्कूल, इसको कहेंगे क्या, एनरिचिंग स्कूलिंग। और इसको कहेंगे इंपावरिंग स्कूलिंग। यानी स्कूल में उस स्कूल में क्या हो रहा है, इंपावर हो रहा है, उस स्कूल में क्या हो रहा है, एनरिच हो रहा है, और उस स्कूल में क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखते हैं इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है वो फर्क को समझ लेते हैं। इन तीनों में फर्क क्या है, फर्क को समझ लेते हैं। चलिए, तो जो ट्रेडिशनल मेथड में होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे रोट लर्निंग पर फोकस किया जाता है। उस पर क्या होता है, रोट लर्निंग, बच्चे क्या है, रट्टा मार के सीख ले, किताबों को सीख ले, किताबों को खाली ज्ञान को ले लें, ज्ञान को ले लें। ज्ञान को क्या करना है, ज्ञान को यहां से ला करके, ज्ञान को देखिए, यहां से ज्ञान को लेना है और यहाँ बच्चों को ट्रांसफर कर देना, बस इतना ही है। हमने क्या किया, हमने पुस्तकों से लिया यहाँ और यहाँ से लेकर के हमने बच्चों में डाल दिया। अब डाल दिया, खाली हमने खाली डाल दिया, वह कितनी देर तक रहेगा उसमें, इस मस्तिष्क में जो हमने बच्चे अपने यहाँ से हमने यहाँ लिया और यहाँ से बच्चे के में डाल दिया। अब तो हमने यहाँ से लिया, अब बच्चा यहाँ लिया, अब बच्चा भी तो कहीं फेंकने की कोशिश करेगा ना, बच्चा भी कहीं फेंकने की कोशिश करेगा, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसके मस्तिष्क में रहेगा नहीं उतनी देर तक, वो भी फेंक देगा कहीं, वो भी उसके उसके हाथ से भी डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट हो जाएगा। तो ये सब क्या था, ये ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड था तो हम क्या करते थे, पुस्तकों को ले लेते थे, खाली रट्टा मार लेते थे, रट्टा मार करके पढ़ लेते थे, उसको समझते नहीं थे। जब तक हम समझ करके नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम समझ करके नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी लर्निंग नहीं होगी। हमको समझ करके पढ़ना होगा, हमको उसको अप्लाई करना आना होगा। जब हम अप्लाई करेंगे, समझेंगे, तब जाकर के हमको क्या होगा, वह चीज हमारे अंदर बैठी रहेगी। तो ये चीज ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं होता था। ट्रेडिशनल स्कूल में ये नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता था, ये ट्रेडिशनल स्कूल था, ये टीचर सेंटर होता था। क्या होता था, तो टीचर सेंटर, टीचर सेंटर। और क्या होता था, टीचर सेंटर के साथ साथ में क्या होता था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेंटर होता था, सब्जेक्ट सेंटर होता था। यहाँ पे क्या होता था, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग पर फोकस होता था। तो रोट लर्निंग पर फोकस होता था। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे बस मात्र बच्चों का रैंकिंग किया जाता था, रैंकिंग किया जाता था कि ये बच्चा यहाँ पे है, यहाँ पे है, रैंकिंग करना होता था, रैंकिंग करना होता था, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को रैंकिंग करना होता था, रैंकिंग इंडिविजुअल।
बच्चे को रैंकिंग करना होता था। अब यहाँ पे इतना करने के बाद ये क्या थी, ट्रेडिशनल मेथड था। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ बच्चे को बस मात्र पढ़ाना 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 पढ़ाना, खाली लेक्चरिंग मेथड, खाली लेक्चरिंग मेथड होता था। खाली टीचर जो है किताबों को लेकर के डिलीवर कर देता था, ज्ञान को कहीं से लेकर के ज्ञान दूसरे को दे देता था। तो इसलिए यह टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर, रोट लर्निंग और जो है वह रैंकिंग इंडिविजुअल के आधार पर होता था। अब इसमें जो है जो कॉम्पिटेंसी, ये तो हुआ क्या, स्कूलिंग हो गई, ये होगा स्कूलिंग, ये तो हो गई हमारी पेडागोजी, ये इसको कह रहे हैं तो पेडागोजी, ये होगी इसकी पेडागोजी। अब ये बात कर लेते हैं इसकी में कॉम्पिटेंसी क्या होगी। कॉम्पिटेंसी क्या विकसित होगी, तो कॉम्पिटेंसी विकसित क्या होती थी, इसके जरिए बस मात्र बच्चा क्या करता था, मेमोराइज, मेमोराइज करता था, मेमोराइज। बच्चा क्या करता था, खाली मेमोराइज कर लेता, सारा कुछ रोड कर लेता था, लर्न कर लेता था, खाली वो जो है याद कर लेता था। याद करने से बच्चा खाली वो याद करा हुआ कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, 2 दिन 3 दिन 10 दिन, बस इतना। उसके बाद क्या होगा, वो उम्मीद हो जाएगा, धीरे धीरे वहां से निकलने लगेगा। तो ये होता था। और क्या, बच्चा खाली चलो हरीफाई में, हरीफाई में, हरीफाई में, हरीफाई मतलब क्या, वो लगातार कंपटीशन, लगातार कंपटीशन करने में। तो कंपटीशन यहाँ पे ये क्या करते थे, कंपटीशन करवाते थे, कंपटीशन। यहाँ पे बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयार में या कंपटीशन तैयार में यहाँ बढ़ते थे। अब चलिए बात करते हैं इनरिचिंग स्कूलिंग में। इनरिचिंग स्कूलिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे जो ये वाली स्कूलिंग है, इस वाली स्कूलिंग में यह सब स्टूडेंट सेंटर होता है। ये कैसा होता है, तो स्टूडेंट सेंटर, यहाँ पे मैंने बताया हुआ था कि बच्चे क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी के जरिए करते हैं, तो स्टूडेंट सेंटर, स्टूडेंट सेंटर या स्टूडेंट सेंटर फोकस करती है। इंक्रीज करना यानी बच्चों को बढ़ाना, उनको नर्चर करना, उनके मस्तिष्क को खोलना, मस्तिष्क को खोलना। ये सही है, यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक नहीं था बट यहाँ तक सही हुआ, पैराडिगम शिफ्ट हुआ। बट इसके आगे भी, इसके आगे भी जैसे हम बात करें, पहले क्या था, तो पहले 2G था, 2G के बाद 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद अब क्या आ रहा है, 5G आ रहा है, और कहीं कहीं तो 7G 8G भी आ गया है। तो अब ये क्या हो रही है, जनरेशन धीरे 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 बदल रही है, तो बदल रही है, तो वैसे लर्निंग का भी स्टाइल जो है वो बदल रहा है। तो लर्निंग का स्टाइल पहले ये था, फिर लर्निंग का स्टाइल ये होता है। इस वाली लर्निंग स्टाइल में क्या हो रहा है, जरा ये देखते हैं, इस वाली लर्निंग स्टाइल में क्या हो रहा है, इसको देखते हैं। लर्निंग स्टाइल में मैंने कहा कि स्टूडेंट सेंटर, और क्या, बच्चे सेल्फ डायरेक्टेड होते थे, बच्चे खुद से पढ़ते थे, डायरेक्टेड। मैंने बताया था एबीएल, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, बच्चे खुद से अपने से पढ़ते हैं। मैंने जब मैं छात्र केंद्रित पढ़ा रहा था, मैं जब छात्र केंद्रित शिक्षण जब मैं पढ़ा रहा था, उसमें मैंने बताया हुआ था कि बच्चे क्या होते हैं, अपने से पढ़ते हैं, अपनी गति के हिसाब से पढ़ते हैं। तो अपनी गति के हिसाब से पढ़ते हैं तो क्या होता है, सेल्फ डायरेक्टेड। उनको टीचर क्या करेगा, टीचर यहाँ पे खाली फैसिलिटेट करेगा, टीचर फैसिलिटेट करेगा, बच्चे अपने खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। और क्या, कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगातार बच्चे की जांच होती है, लगातार बच्चे की जांच हो रही है, तो बच्चे का पता चल रहा है बच्चा कहाँ पे है, बच्चे को पता चल रहा है, और जो पढ़ाने वाले लिखाने वाले हैं, जो उसको देने वाले हैं स्थान, वो भी जो है उसके प्रति तैयार है। तो ये सब क्या है, यहाँ ये एनरिचिंग स्कूलिंग के ये उद्देश्य हैं। तो ये था इसका पेडागोजी, ये इसका था पेडागोजी। चलिए इसकी कॉम्पिटेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी क्या मिलती है, कॉम्पिटेंसीज क्या मिलती है इसमें, तो कॉम्पिटेंसीज इसमें मिलती है क्या, तो बच्चा क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। अगर बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड होगा, बच्चा स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, तो क्या करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना। बच्चा और क्या करेगा, बच्चा कोलोबरेशन, बच्चा कोलोबरेशन, जिसको कि हमने पढ़ा हुआ था किसमें, वाइगोस्की में। वाइगोस्की जी क्या कहते थे, वाइगोस्की जी कहते थे कि रेसिप्रोकल, बच्चा रेसिप्रोकल लर्निंग करता है, बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है, बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग करता है, बच्चा पीयर लर्निंग करता है। यहाँ पे सब सारे मिल करके समूह में पढ़ना, समूह में पढ़ना, यहाँ पे समूह में पढ़ने की आदत जो है यहाँ पे विकसित होती है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। और क्या, और यहाँ पे बच्चा क्रिएटिव बनता है, क्रिएटिव बनता है, क्रिएटिव बनता है। साथ साथ में यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे इसमें नहीं बना हुआ, एक सी और है, जिसको कहते हैं क्या, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। अब ये जो 4C है, 4C है, यही 4C जो है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्रिएटिविटी, यहाँ पे क्रिएटिव या क्रिएटिविटी कर लें, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन, यह 21st सेंचुरी के 4C है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, 21st सेंचुरी का 4C, 21st सेंचुरी का 4C है ये,
आप इसको 4C भी कह सकते हैं, 21st सेंचुरी का 4C, जो बच्चों को इस तरह से बदलने की कोशिश किया, बच्चों को इस तरह से बदलने की कोशिश किया कि बच्चों के अंदर में क्या आना चाहिए, बच्चों के अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, बच्चों के अंदर में कोलैबोरेटिव लर्निंग आनी चाहिए, बच्चों के अंदर में क्रिएटिविटी आनी चाहिए, तथा बच्चों के अंदर में कम्युनिकेशन आना चाहिए। ये 4C विकसित करने का काम जो है वह 21st सेंचुरी का उद्देश्य है। उद्देश्य है यह इनरिचिंग स्कूलिंग में फॉलो किया जाता है। किसमें? इनरिचिंग स्कूलिंग में, जहां बच्चे जो है अपने आप को बढ़ाएं, कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, क्रिएटिविटी करें, कम्युनिकेशन करें, साथ साथ में बच्चे जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी करें। यह सब कैसे करेंगे? स्टूडेंट सेंटर का पेडागोजी हम अपनाएंगे तब जाकर करेंगे, सेल्फ सेंटर बच्चे पढ़ेंगे वो वाली पेडागोजी अपनाएंगे तब बच्चे करेंगे, साथ साथ में हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करेंगे तब जाकर, ये सिर्फ पेडागोजी का भाग है। जब हम ये पेडागोजी अपनाएंगे तो बच्चे के अंदर में ये कॉम्पिटेंसी आएगी। चलिए बात करते हैं इंपावरिंग में। इंपावरिंग स्कूलिंग में क्या बच्चे करते हैं? तो इंपावरिंग स्कूलिंग में क्या करना है? बच्चे को एक्सपीरियंस सेंटर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर तो क्या, बच्चों को एक्सपीरियंस देना, खोल देना, जाओ घूम के आओ, जो भी करना है करके आओ, फिर पढ़ो। तो बच्चों को एक्सपीरियंस लर्निंग करना है। कौन सी लर्निंग करना है? तो एक्सपीरियंस लर्निंग करना। बच्चे जब एक्सपीरियंस लर्निंग करेंगे तो वहां पे ज्यादा सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ का जो मुद्दा है, इस मुद्दे में बात करी जा रही है एक्सपीरियंस लर्निंग की। एक्सपीरियंस लर्निंग, यहाँ ये इसकी पेडागोजी है, ये इसकी पेडागोजी है। तो पेडागोजी में एक्सपीरियंस लर्निंग, और क्या एक्सपीरियंस लर्निंग के बाद फिर बच्चों को वर्चुअल ऑथेंटिसिटी बनाना। क्या? वर्चुअल ऑथेंटिसिटी, वर्चुअल ऑथेंटिसिटी बनाना। बच्चे क्या? ऑनलाइन लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग, बच्चे और वर्चुअल लर्निंग या ऑनलाइन, क्योंकि चारों तरफ कंप्यूटर है, चारों तरफ कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर 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 कंप्यूटर। तो बच्चे जो है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ अग्रसर हो, बच्चे ऑनलाइन लर्निंग की तरफ अग्रसर हो, वर्चुअल लर्निंग की तरफ अग्रसर हो। तो एक्सपीरियंस बच्चे को देना, साथ साथ में उनको वर्चुअल ऑथेंटिसिटी बनाना, वर्चुअल के लिए उनको रेडी करना, ये भी जो है उसका काम हो गया। फिर क्या? मल्टी लिटरेसी उनके अंदर में तैयार करना, मल्टी लिटरेसी तैयार करना बच्चे के अंदर में, मल्टी लिटरेसी। मल्टी लिटरेसी तैयार करना। मल्टी लिटरेसी मतलब क्या? कि बच्चा एक से ज्यादा बच्चा क्या, लिखना पढ़ना बोलना समझना सब सारा सारा कौशल बच्चे के अंदर में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बच्चा कंप्यूटर भी करना जा रहा है, बच्चा गणित करना भी जान रहा है, बच्चा रीडिंग करना भी जान रहा है, बच्चा राइटिंग करना भी जान रहा है, बच्चा जो है समझना भी जान रहा है, बच्चा करना भी जान रहा है, बच्चा सब कुछ स्किल उसके अंदर में आ रही है। मल्टी लिटरेसी इसके अंदर में डेवलप करना। तो मल्टी लिटरेसी डेवलप करना ये क्या है? इंपावरिंग। जब हम बच्चे को इंपावर करेंगे, बेटा तुम करो, बच्चा तुम कर सकते हो, बच्चा तुम कर सकते हो, जब हम उसको इंपावर करेंगे, इंपावर मतलब क्या? इंकरेज करना, सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण करेंगे, सशक्तिकरण का मतलब क्या? उसको बढ़ावा देना, लगातार लगातार बढ़ावा देना। जब हम बढ़ावा देंगे तो बच्चा क्या करेगा? वह लगातार बढ़ेगा और अपने आप को मल्टी लिटरेसी में लेके जाएगा। तो ये हुआ उसके क्या? पेडागोजी। चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, कॉम्पिटेंसी इसके अंदर में क्या क्या डेवलप होगी? कॉम्पिटेंसी, दक्षता। कॉम्पिटेंसीज क्या डेवलप होगी? तो पहली जो कॉम्पिटेंसी बच्चे के अंदर में डेवलप होगी वो क्या होगी? रिस्क टेकिंग। क्या होगी? रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग, बच्चा रिस्क लेगा, हर जगह बच्चा रिस्क लेगा, करने के लिए रिस्क लेगा, करने के लिए लेगा, बोलने के लिए लेगा, समझने के लिए लेगा, दौड़ने के लिए लेगा, हर जगह रिस्क लेगा। तो बच्चे को रिस्क टेकिंग बनाना कि रिस्क लो, रिस्क लोगे तभी जो है जो आगे बच्चा सीख पाएगा, रिस्क लोगे तभी सीख पाएगा। सर ये 4C में बालकों को पढ़ाने में आगे पीछे होता है तो चलता है। हाँ, 4C में कोई बात नहीं है, ये तो मतलब बच्चे के अंदर में डेवलप कराना है, आगे पीछे इसका कुछ नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो हम, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने से भी आप क्या कर रहे हो? सारा कुछ सोच रहे हो। मैंने आपको काम दिया तो आप अपना जो काम को क्रिटिकल थिंकिंग से करके आओगे, साथ साथ में अपने अपने ग्रुप के साथ में डिस्कशन करोगे तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, और बातचीत करोगे तो वहां पे कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा। तो ये चीज जब एक एक टास्क में चारों चीजें आ जाती हैं, कोई भी अगर एक टास्क दे दिया जाए आपको करने के लिए, स्वतः करने के लिए, तो आप स्वतः करोगे तो उसमें ये चारों चारों चीज उसमें आ जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग भी करोगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी करोगे, क्रिएटिव भी बनोगे, साथ साथ में जो है आप कम्युनिकेशन भी करोगे। ये चारों चारों कौशल एक साथ में आ जाएंगे आपके, वहां चारों कौशल घटने लगेंगे एक साथ में ही। कैसे करने लगे? जैसे हम जब लेसन पढ़ाते हैं तो लेसन पढ़ाने में हम क्या करते हैं? जैसे मैं ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने के साथ साथ मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बोर्ड वर्क भी कर रहा हूँ, आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें घटित हो रही है, साथ में घटित हो रही है। तो ये इनके अंदर में डेवलप कराना, इनके अंदर में डेवलप कराना कि बच्चा पढ़ाते समय ही हम जब हम कहते हैं ना माइक्रो टीचिंग में कितनी सारी कौशल एक साथ में हम प्रयोग करते हैं, जो कि अलग अलग कौशल है। ब्लैक बोर्ड वर्क करना अलग कौशल है, फिर जो है इंट्रो कराना अलग कौशल है, फिर वहीं जो है प्रेजेंटेशन करना अलग कौशल है, बच्चों को रिइंफोर्समेंट देना वो अलग कौशल है, साथ साथ में जो है बच्चों को प्रोविंग क्वेश्चन कराना वो अलग क्वेश्चन है, मूल्यांकन करना अलग क्वेश्चन है। तो ये अलग क्वेश्चन, बट एक जब हम लेसन पढ़ाते हैं सब कुछ एक ही में आ जाता है। तो वैसे ही ये क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन जो हम बच्चे को टास्क देंगे ये सब भी उसी के तहत आ ही जाएगा।
चलिए तो ये हो गया, रिस्क टेकिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इथिकल। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो इथिकल बनना। इथिकल बनना, इथिकल बनना मतलब क्या? बच्चे को नैतिक बनना। इथिकल मतलब बनना कि नैतिक बनना है। बच्चा जो भी कहे वो उसका खुद का हो। बच्चा जो भी कहे वो उसका खुद का हो, यानी कि कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं से यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो बताए, वो जो करे वो उसका खुद का होना चाहिए, वो उसका खुद का समझाना होना चाहिए। तो इथिकल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बच्चा जो है वहां पे ज्यादा जो है वो इंटरेक्ट कर सके, तो इंटरेक्टिव बने। इंटरेक्टिव बने यानी वह क्या हुआ? कॉम्पिटेंसी, मतलब वो कॉम्पिटेंट बने। इसमें कंप्यूटर बने, किसमें? कम्युनिकेशन करने में। कम्युनिकेशन करने में हुआ वहां पे कंप्यूटर बने, कम्युनिकेटिव। बच्चा कम्युनिकेटिव बने, तो बच्चा जो है वो कम्युनिकेटिव या इंटरेक्टिव बने। तो यहाँ पे जितना भी बने हुआ क्या हो? वह इंटरेक्टिव या कम्युनिकेटिव हो। तो ये सब चीजें जो है ये क्या होती हैं? यहाँ बच्चे को ये बदला। पहले यहाँ पे था रोट लर्निंग, बच्चा खाली रोट, टीचर आते थे पढ़ा करके चले जाते थे। हम भी वैसे ही पढ़े हैं, टीचर आते थे हमको पढ़ा करके चले जाते थे, हमने जितना पढ़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा बात खत्म हो गई। फिर थोड़ा सा बदला, बदला तो क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाने पर फोकस किया गया, बच्चे जिसे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। बट अब जो आने वाली जनरेशन या जो अभी की जो जनरेशन हाल में चल रही है, हाल में जो चल रही है, इस जनरेशन में क्या हो रहा है? इस जनरेशन में बच्चों को इंपावर किया जा रहा है, बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको उनको इनरिच किया जा रहा है। तो इनरिच करना है, एम्पावर करना है, एक्सपीरियंस के आधार पर उनको बढ़ाना, ये सब चीजें जो है वह यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से ये 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 कौशल जो है ये अलग अलग रूप में यह विकसित हुए हैं। पैराडिगम जो है शिफ्ट हुआ है यहाँ से कंट्रोलिंग से इनरिचिंग की तरफ, इनरिचिंग की तरफ से इंपावरिंग की तरफ। अब इन्हीं में जो है, इन्हीं सारी बातों में हमको ये देखना पड़ता है कि लर्निंग कहाँ हुई है। लर्निंग कहाँ हुई है उस लर्निंग का असेसमेंट करना, लर्निंग कैसे हुई है उसका असेसमेंट करना, लर्निंग कैसे हो रही है उसका असेसमेंट करना, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। हमको इन्हीं रूपों में जानना है कि जब हम, अगर मान लीजिए ये वाला मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं, अभी हाल में हम इस स्कूल में हैं, हम मान लीजिए इस स्कूल में हम बच्चे को इंपावरिंग कर रहे हैं, इंपावरिंग स्कूलिंग हमारी चल रही है, हमने ये इन दोनों स्कूलों को हटा दिया, हम अभी ये दोनों दोनों मेथोडोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम ये दोनों मेथोडोलॉजी नहीं फॉलो कर रहे हैं, इनको हटा दिया हमने, चलो हट जाओ भगो। तो हमने हटा दिया, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे इस वाले जगह पे। हम जब इस वाले जगह पे हैं तो इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे हम यहाँ पे उनका असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगी, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होगी, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होगी और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होगी। तो हम ये इसमें देखेंगे, या हम इन दोनों में हम कोई भी एक उठा लेंगे उसमें देखेंगे, कोई भी एक उठा लेंगे उसमें देखेंगे। तो हम अभी क्या है, हम जब कोई एक मेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे, या वाली ये वाली या ये वाली या ये वाली, हम ये नहीं कि सारे मिक्सिंग करके पढ़ाएंगे, कोई एक मेथोडोलॉजी। तो शिफ्ट हुआ है कहाँ? ये हट गया, ये भी अब हटने की कगार में, अभी हटा नहीं है बट हटने की कगार में, अब यहाँ से यहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी ये रनिंग में है, यह अभी रनिंग में है, यह तो लगभग हट गया है, जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया तब से तो हट ही गया है, ये वाला भी चल रहा है बट हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि वर्चुअल लर्निंग आ रही है, एक्सपीरियंस वाली लर्निंग आ रही है। जैसे आप लोगों भी क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले हमने कभी सोचा हुआ था क्या कि, मैंने तो कभी नहीं सोचा हुआ था भाई, मैं अपनी रियलिटी बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा हुआ था कि मैं ऐसे बोर्ड पे आकर के पढ़ाऊंगा और मेरी फ्लुएंसी इतनी आएगी कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और आपको देख करके पढ़ा सकता हूं, मैं लगातार कैमरे पे देख करके पढ़ा सकता हूं। मेरे अंदर ये फ्लुएंसी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह से कैमरे पर करके आपको पढ़ा पाऊंगा, मैं ऑनलाइन लर्निंग में आपको पढ़ा पाऊंगा और इतनी फ्लुएंसी से पढ़ाऊंगा और आप लोग समझ पाओगे, मैं ये समझा ही नहीं था। बट क्या हुआ? पैराडिगम शिफ्ट हुआ, पैराडिगम शिफ्ट हुआ, यहां से यहां हुआ, तो आप जो है सीखने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे ही इस पर आए हैं, तो इस पर हम देखेंगे कि कैसे असेसमेंट लर्निंग करनी है। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं। अब बात करते हैं, तो असेसमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है वो चार है। ओके, तो अब बात करते हैं, चार टर्म जो है वो चारों टर्म की समझ लेते हैं असेसमेंट के। असेसमेंट के चार टर्म है करने के, जो चार टर्म है, और इंपॉर्टेंट टर्म, और इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? तो पहला टर्म है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम इसी में बात कर लेंगे। चलिए यहां से हटा देते हैं, इसको थोड़ा इस तरह से लिखते हैं ताकि हम इसी में बात करें, हमको दोबारा ना लिखना पड़े।
4 important term in assessment. इन असेसमेंट 4 इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, पहली बात कर लेते हैं। पहला टर्म है वह है असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग। पहला टर्म लेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर दूसरा टर्म लेंगे, दूसरा टर्म लेंगे, दूसरे टर्म को कहेंगे असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। उसके बाद तीसरा टर्म की बात करेंगे असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग। अब वही चौथी बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये सबसे लास्ट का होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे जो जो मेन होता है वो मेन दो होते हैं, एक ये मेन होता है और एक ये मेन होता है। ये दोनों बीच में घटते रहते हैं, ये बीच में घटते बढ़ते रहते हैं, कहीं प्रयोग होता है कहीं नहीं प्रयोग होता है। ये मतलब वाइस वर्सा है, कहीं चलते हैं कहीं नहीं चलते हैं, लुप्त होते हैं। बट हमको इसका भी स्पेसिफिक समझना है, इसका भी स्पेसिफिक समझना है। ये दोनों तो घटते ही रहते हैं, ये पहले होता है और ये लास्ट में होता है। इसको कहते हैं पहले, ये पहले होता है पढ़ाने के पहले, पढ़ाने के पहले शुरू करने से पहले जो हम लर्निंग पता करते हैं, लर्निंग के लिए यहाँ पे सीखने के लिए असेसमेंट, सीखने के लिए असेसमेंट हम इसको कहेंगे, तो सीखने के लिए असेसमेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अब इसको अलग अलग समझेंगे, अलग अलग समझेंगे और एक ही जगह समझेंगे ताकि आपको याद रह जाए, आपको लिखने में समझने में सब जगह पे याद हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं, इसको कहेंगे सीखने, सीखने के लिए लर्निंग, मतलब सीखने के लिए असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। यहाँ पे कहेंगे सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन। अब यहां बात करेंगे सीखने में आकलन, सीखने में आकलन। और यहां बात करेंगे तो सीखने का आकलन, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन, तो ये जो है ये अलग अलग ग्रुप है। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं अलग अलग ग्रुप क्या क्या है, उनको समझ लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग को समझते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कुछ हम सिखा रहे हैं, सिखाने से पहले ये जितना है, ये जितना है, इतना पढ़ाने से पहले जो कुछ भी मैं एसेस करूंगा, मैं जो कुछ भी एसेस करूंगा वह क्या होगा, वह होगा जो प्रीवियस नॉलेज के रूप में होता है कि आपने कितना जाना हुआ, आपको इससे संबंधित कितना नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना एप्लीकेशन है, कितना स्किल है। ये सब कुछ जो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सिखाने से पहले। हम कोई भी टर्म सिखा रहे हैं, हम कोई भी टर्म सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम मैथ का कोई टर्म सिखा रहे हैं, मान लीजिए हम कोई मैथ का टर्म सिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम लाभ और हानि सिखा रहे हैं, बच्चे को लाभ और हानि सिखा रहे हैं। तो बच्चे को लाभ और हानि सिखाने के लिए, बच्चे को लाभ और हानि ये दोनों सिखाने के लिए, दोनों कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चे को क्या लेन देन के बारे में पता है, बच्चे को गिनती के बारे में पता है, बच्चे को जो है गिनतियों का सीक्वेंस पता है, बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर पता है, बच्चे को डिसेंडिंग ऑर्डर पता है, बच्चे को पहाड़े गिनती पता है, बच्चे को जो है वस्तुओं का ये पता है, बच्चों को दुकान के बारे में पता है, बच्चे कभी बाजार गए हैं, बच्चे ने कभी वस्तुओं को खरीदा है, कभी बेचा है। ये सब खरीदना बेचना, ये सब बच्चे को जानकारी जब होगी तब बच्चा क्या होगा, लाभ और हानि को समझ पाएगा। बच्चे को खरीदना बेचना, वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं की गिनती और वस्तुओं की समझ, ये सब अगर बच्चे को पता होगा तो बच्चा लाभ और हानि को कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। इतना सारा बच्चे को जानकारी है। ये आकलन करना, लाभ हानि पढ़ाने से पहले, इसके पहले की जो चीजें हैं वह आकलन करना, वह आकलन करना क्या कहलाता है, वही कहलाता है क्या, वह कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाती है। यानी कोई भी चीज पढ़ाने से पहले, जैसे किसी ने कहा कि यार हमको जो है, मान लीजिए आपने कहा कि सर हमको जो है वो गुणनखंड जरा बता दीजिए, या किसी ने कहा कि सर हमको जो है ये पर्यायवाची जरा बताइए, पर्यायवाची।
हम हिंदी में समझ लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे, कोई बच्चा आया सर, बोला कि पर्यायवाची बताइए सर। तो पर्यायवाची मतलब क्या होता है? पहले तो ये पूछेगा, अच्छा मुझे बताओ जरा, चलो मैं तुमको बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा एक दो प्रश्न आपको पूछता हूँ, उसका जवाब देना। अच्छा बताओ कि ये 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 क्या लिखा हुआ है? बच्चे ने कहा सूर्य। अच्छा सूर्य, ओके। और क्या होता है, मतलब वो जो सुबह में निकलता है, सुबह में रोशनी देता है सूर्य, तो सूर्य को और क्या कहते हैं? तो बच्चा बताएगा, और उसको सूरज कहते हैं। अच्छा, सूरज कहते हैं। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? तो बच्चा और नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे इतना तो एटलीस्ट कम से कम बच्चे को पता कर लिया आपने कि ये क्या करता है, क्या देता है, कैसे होता है। तो ये सूर्य भी रोशनी देता है, सूरज भी रोशनी देता है, मतलब ये दोनों का नाम एक ही है। तो हम आगे बच्चे को जो नहीं पता वो बताएंगे, इसको कहते हैं भानु, इसको कहते हैं भास्कर, इसको कहते हैं दिवाकर, ये सभी इसको इसका ही नाम है। तो ये भानु, भास्कर, दिन, दिवाकर, ये सब जो है उसी को कहते हैं। तो ये नाम जो है पर्यायवाची, हम उसको बताएंगे। तो इसको बताने से पहले हम उसका जानकारी करेंगे कि बच्चे को कितना जानकारी है, कितना उसको नॉलेज है। तो वो होता है किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग में। चलिए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा और विस्तार में समझ लेते हैं। कि मैंने उदाहरण बताया आपको, और विस्तार में समझ लेते हैं। तो आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम के दौरान ये चलती रहती है। जो आकलन है, आकलन क्या है? जब हम पढ़ाते रहते हैं तो पढ़ाते समय हम क्या करते हैं? पता करने लगते हैं। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ा लिया, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया, तो हम आगे प्रश्न पूछे था, बताओ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो बच्चे को आगे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम उसको आगे चलेंगे। अगर पता है तो जाने की जरूरत नहीं है, फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अगर जानकारी नहीं है तो उस पर हम फोकस करवाएंगे। अच्छा समझ में आ गया क्या? अच्छा आ गया। चलो बताओ, अच्छा कि मान लो ये मैथ है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, पहले ये लिख लेते हैं आपको, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लगातार चलती है। ये क्या है? ये लगातार चलती है। कौन? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ये चलती रहती है, चलती रहती है। एक कॉन्सेप्ट सिखाया, वो कॉन्सेप्ट सिखाया, बच्चों को पता हो गया, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले बच्चे से पूछते हो कि जानकारी है क्या आपको, ये जानते हो क्या? अच्छा इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन गया दिल्ली? कौन कौन गया है दिल्ली? तो बच्चे बताएंगे हाँ हम गए दिल्ली। अच्छा दिल्ली में वो जहाँ पे जो है 15 अगस्त के दिन जो जहाँ झंडा रोहड़ होता है, प्रधानमंत्री झंडा रोहड़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा मोन्यूमेंट है? वो कौन सा मोन्यूमेंट है? तो बच्चे बताएंगे, जिन बच्चों को पता होगा वो बच्चे बताएंगे, जिन बच्चों को नहीं पता होगा बता नहीं बताएंगे। तो कुछ बच्चों को हम चित्र दिखाएंगे, देखो यहाँ पे जो है वो अपना प्रधानमंत्री जी झंडा रोड करते हैं। वहीं पे जो है अभी हाल हाल में बवाल हुआ था, किसानों का जो है, किसान आंदोलन जब हुआ था तो वहां पे जो है जाकर के झंडा उन्होंने कर दिया हुआ था। तो ये सब कहाँ है जरा बताइए, नाम क्या है? तो नाम अगर नहीं पता है तो यहाँ नाम ऑप्शन दे देगा, ये नाम, ये नाम, ये नाम, ये नाम। तो यहाँ पे कह देगा लाल लाल किला, कुतुब मीनार, फला ढिमका, 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो बच्चा उसे बताएगा यहाँ ये, यहाँ पे ये लाल किले पे हुआ था, ये कुतुब मीनार पे हुआ था, ये जो ताजमहल पे हुआ था, या यहाँ पे हुआ था। तो ऐसे बच्चा उसमें से एक ऑप्शन लेकर के बताएगा। तो ये सब क्या है? हम लगातार ऑनगोइंग जो है असेसमेंट करते हैं, उसे कहते हैं क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पे? बच्चों की जो जो कुछ भी विकृति है, या बच्चों को जो पता नहीं है, या फिर हम जो है उसको, उसके ज्ञान को और निखारने के लिए, या उसमें से सबूत भी लेने के लिए कि बच्चे को पता है, ओके ये तो तुमने बताया हुआ था, ये तुमको पता है, ठीक है, इसको इसको मैंने नोट कर लिया, बच्चे ने ये बताया हुआ तो इसको भी हमने रख लिया। तो ऐसे कुछ जो है सबूतों को लेने के लिए, या बच्चों को जो है उसकी जो विकृतियां, उन विकृतियों को दूर करने के लिए, तो विकृतियों को दूर करने के लिए जो है हम ये असेसमेंट करते हैं। विकृतियों को दूर करने के लिए, क्या करते हैं, इस प्रकार का असेसमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चे को कितना पता है, बच्चे ने जो है कितना जानकारी, कितना बच्चे ने समझा हुआ, कितना नहीं समझा हुआ। अब लगातार हम जब करते रहते हैं तो बच्चे ने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे ने ड्राइंग करी है, बच्चे ने आर्ट करा हुआ, तो सब चीजों को हम क्या करते हैं? अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। तो उन सब चीजों को भी, उन गतिविधियों को भी हम इकट्ठा करने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी हम यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए, बच्चे को कितना जानकारी, बच्चे ने कितना सीखा हुआ है, वो भी जानकारी एकत्र करने के लिए, जानकारी एकत्र करने के लिए भी हम क्या करते हैं? इस प्रकार का असेसमेंट करते हैं। और क्या करते हैं? बच्चों के पास कितना ज्ञान है, कितना निष्पादन है, कितना कौशल है, यानी बच्चों के पास कितना कैसे है, बच्चों के पास कितना कैसे है, बच्चों के पास कितनी रुचि है, बच्चों के पास कितना कैसे है, कितनी रुचि है, और बच्चों के पास कितनी अभिप्रेरणा है, बच्चों के पास नॉलेज स्किल एटीट्यूड कितना है, नॉलेज स्किल एटीट्यूड कितना, बच्चे के पास रुचि कितनी है, बच्चे के पास अभिप्रेरणा क्या है, इनको भी जानने की कोशिश हम करते हैं। किसके माध्यम से? असेसमेंट
फॉर लर्निंग के माध्यम से। और क्या करते हैं, इसमें बच्चे को क्या परेशानी आ रही है समझने में, बच्चे को कहाँ समझ में आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, या टीचर को बच्चे को समझने में कहाँ समस्या आ रही है, इन दोनों को समझने में यहाँ पे भी हम जो है वो कोशिश करते हैं। बच्चे को ज्यादा विचार करने के लिए, बच्चे को विचार करवाने के लिए, अवसर देते हैं, अवसर देने में, विचार करवाने के लिए अवसर देने में भी इसकी जो है वो मदद लेते हैं। अब ये क्या है, यह यहाँ पे अब आगे शिक्षण की प्रक्रिया में हम कैसी योजना बनाएं। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में ये पढ़ा लिया, अब आगे की रणनीति कैसे बनाएं, आगे की रणनीति बनाने में भी यह क्या करता है, वह शामिल करता है रणनीति बनाने में, शिक्षण प्रक्रिया में रणनीति बनाने में, रणनीति बनाने में मदद करता है। और ये क्या होता है, यह फॉर्मेटिव होता है, ये फॉर्मेटिव होता है, इसको आप समझ लीजिए फॉर्मेटिव। ये क्या होता है, ये फॉर्मेटिव होता है, ये लगातार चलते रहता है। तो चलिए बात करते हैं, ये हो गया हमारा असेसमेंट जो है फॉर लर्निंग। अब बात कर लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चे ने, एज लर्निंग मतलब क्या, सीखने के रूप में आकलन, बच्चे ने कितना सीखने के रूप में, बच्चे ने उसको कितना सीखा है, उसको डीप बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे ने उसको कितना डीप सीखा है। तो डीप जानने की कोशिश हम करते हैं कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान स्वयं के कार्यों को गंभीर रूप से आकलन व विचार विश्लेषण करने के लिए यहाँ पे अवसर देना, बच्चे को अवसर देना कि बच्चा स्वयं से ये पता कर पाए कि बच्चे ने कितना सीखा। तो हमने एक्टिविटी दी यहाँ पे, क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चे का सीखा हुआ स्तर स्तर पता करने में, यानी ये क्या है, बच्चे को हम, बच्चा ने सीखा हुआ कितना, बच्चे ने कितना सीखा हुआ है, यानी उसको एज लर्निंग के रूप में कितना है, मतलब लर्निंग के रूप में कितना है, तो वो आगे आगे की एक्टिविटी कर पाएगा। तो सीखा हुआ रूप कितना, वो स्तर पता करने में, वह पता करने के लिए इस प्रकार का असेसमेंट किया जाता है। तो और क्या होता है, अब बच्चे को कहाँ पे सीखने में समस्या कहाँ आ रही है, परेशानी कहाँ आ रही है, उसको पहचान करने में, सीखने में परेशानी कहाँ आ रही है। जब हम असेसमेंट एज लर्निंग करेंगे, कोई टास्क देंगे बच्चे को, कोई टास्क देंगे तो हमको पता चलेगा कि बच्चे को यहाँ पे समस्या आ रही है। तो एज लर्निंग के रूप में वो कितना कर सकता है, यानी लर्निंग के रूप में कितना, जैसे हमने कहा कि चलो आ जाओ, एक कोई बच्चा आ जाओ, यहाँ पे हमने गुणा दिया हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अब बच्चा इसको नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कर दे रहा है 9 5 14, यहाँ पे 4 कर दे रहा है, और यहाँ पे 7 कर दे रहा है। ये तो बच्चे का क्या है, बच्चे का ये प्रक्रिया नहीं आ रही है, बच्चे को प्रक्रिया नहीं आ रही है, इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो सीखने के रूप में उसका आकलन करना कि इसको कितना वो अप्लाई कर पा रहा है, अप्लाई करने को जानना। तो अप्लाई करने को जानना हम ये देखने हैं। अब यहीं पे बच्चे को हम डायग्नोस कर पाएंगे कि बच्चे को जानकारी नहीं है, यहाँ पे बताएंगे कि 9 का पारा 5 में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसको हम एक्टिविटी के जरिए बताएंगे कि 9 जो हमने पीछे बताया हुआ था, तो 9 18 27 36 45 ऐसे ये पहाड़े बताएंगे, पहाड़े बता करके उसको समझाएंगे, ये पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया हम कैसे समझा पाएंगे, जब हम उसका लर्निंग के रूप में, मतलब बच्चे ने कितना लर्निंग करा हुआ उसके रूप में जब हम उसका आकलन करेंगे, लर्निंग के रूप में बच्चे ने कितना किया हुआ है, यानी सीखने के रूप में उसको कितना अप्लाई करने के रूप में उसने कितना सीखा हुआ है, जब हम वो जानने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पे इसको बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं। ऑनगोइंग भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, दोनों पढ़ाते समय भी हम कर सकते हैं, और बाद में भी कर सकते हैं कि बच्चे ने उसको कितना सीखा हुआ, अप्लाई कितना कर पा रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी को पहचान करने में, दक्षता एवं सीखने में आ रही परेशानी को समझने के लिए, आ रही परेशानी को समझने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ आकलन करते हैं। तो ये जो है इसके लिए जरूरी है। यहाँ पे मैंने बात करी क्या, यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले हम असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले हम असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे एक चीज करने के बाद, हम दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो हम उसके लिए क्या रणनीति बनाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, उसको करने के लिए भी हम यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। यानी हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बच्चे ने उसमें कितना सीखा हुआ है, या एक कॉन्सेप्ट हमको सिखाना आगे, उसके पहले बच्चों ने कितना सीखा हुआ है, वो जानने के लिए, तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं क्या, पीके। यहाँ पे इसको कह सकते हैं क्या, पीके जानने के लिए, प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए हम इसमें असेसमेंट करते हैं। और ये लगातार जो है, एक कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट नया हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, ये नया है, यहाँ पे ये वाला चीज, ये वाला हमने पढ़ा दिया, अब इसके बाद ये नया है, ये पढ़ा दूंगा तो ये नया है। अब ये पढ़ाने के बाद आप पूछेंगे, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, बताओ जरा,
असेसमेंट इन लर्निंग में क्या हो सकता है, जरा कोई उदाहरण बताए। असेसमेंट इन लर्निंग में क्या हो सकता है, चलिए आप लोग जरा उदाहरण में टाइप करिएगा कि असेसमेंट इन लर्निंग में क्या हो सकता है। मैं पढ़ा लूंगा तो आपसे मैं पूछूंगा कि असेसमेंट इन लर्निंग में क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो ये वाला चीज, ये पढ़ाने के बाद ये वाली चीज आपको जितना नहीं आएगी उसकी लेवल के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको आता होगा तो आपको ज्यादा डिफरेंस जाने की जरूरत नहीं, उतना मुझे लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो छोटे में आपको समझा दूंगा। तो इस तरह से ये एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पर जब जाना है तो यहाँ पे इस वाले कॉन्सेप्ट से संबंधित ज्ञानों को इकट्ठा कर लेना, वही कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों को जब सिखाया जा रहा है, सिखाते समय एक कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, बच्चा उसको कितना अप्लाई कर पा रहा है उसको जानने की कोशिश जब करी जाती है तो उसे कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट सीखने के रूप में बच्चे का आकलन करना, बच्चे ने कितना सीखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, चलो आकर के हल करो, हल करके बताओ, वहीं पे नहीं आया तो नहीं खड़े रहो, हम तुमको समझाते हैं यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। ये हम तुरंत का तुरंत ऑन स्पॉट बच्चे को डायग्नोस कर रहे हैं, या हम बाद में भी डायग्नोस कर सकते हैं। ये डायग्नोस करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए भी हम इस प्रकार का असेसमेंट करते हैं। और क्या करते हैं, बच्चों को साथियों के साथ में मिलकर के काम करने में, साथियों और समूहों के साथ में मिलकर काम करने में, साथियों और समूहों के साथ में मिलकर के काम करने में प्रोत्साहित करते हैं। इसमें क्या है, हमने कहा बच्चा सीखने के रूप में कैसे सीखेगा, चलो मेरे से नहीं आ समझे, अच्छा काम करो, ये वाला चीज ये 4 ग्रुप में आ जाओ, इसमें सीखो, ये 4 ग्रुप में आ जाओ। अब यहाँ पे मैं जाकर के देखा कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों ने कितना वो अप्लाई कितना कर पा रहे हैं। हमने पढ़ा तो दिया, फिर हमने कहा ग्रुप ग्रुप में सभी लोग करेंगे। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम जब असेस कर रहे हैं वो हो रहा है, वहां पे अप्लाई जो हो रहा है वो असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में हो रहा है। मैंने पढ़ा तो दिया, फिर मैंने कहा कि ये वाला ग्रुप है, ये 4 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, और ये कोई जो है असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग के बारे में बात करेगा, कोई असेसमेंट एज लर्निंग की बात करेगा, कोई असेसमेंट इन लर्निंग की बात करेगा, कोई असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करेगा। तो मैं जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जो मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पे क्या मैं देख रहा हूँ असेसमेंट एज लर्निंग के रूप में देख रहा हूँ कि बच्चे जो है लर्निंग को कितना, लर्निंग के रूप में कितना सीखे उसका जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये होता है कि आकलन करने के लिए, साथियों और समूह पर विचार करने के लिए, साथियों एवं समूह के साथ देखने के लिए, यानी बच्चे को साथियों ग्रुप में जो है ले जाकर के उसको वहां पे करना, बच्चा उसको ज्ञान को कितना अप्लाई कर रहा है वो देखना। और क्या यहाँ पे ये देखना कि बच्चे को, ये जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बच्चे का आत्मविश्वास कितना है, बच्चे का आत्मविश्वास चेक करने के लिए, बच्चे का आत्मविश्वास, आत्मविश्वास पता करने के लिए, आत्मविश्वास पता करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे टीचर जो है, टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या होते हैं, वो साथ में मिलकर के काम करते हैं, वो साथ में मिलकर के काम करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यार्थी साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का असेसमेंट होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों जब हो रहा है तो यहाँ पे, अच्छा ये नहीं समझ, मैंने वहां बताया था, वहां मैंने बताया था इसको इस तरह से करो, यहाँ पे दोनों का असेसमेंट जो है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का जो है साथ साथ में असेसमेंट होता है। और क्या होता है, यहाँ पे जो है वह इनकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि बच्चों ने कितनी प्रोग्रेस करी इस वाले लर्निंग में, सीखने के रूप में लर्निंग में प्रोग्रेस देखी जाती है। बच्चे ने इतना वाला, मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे 5 स्टेप थे, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, एक काम को करने के लिए 5 स्टेप थे। तो बच्चा पहले वाले पहुंच गया, दूसरे वाले पहुंच गया, तीसरे वाले पहुंच गया, 3 तक पहुंच गया, चौथे और पांचवें पर बच्चा नहीं पहुंचा, या उस पर उसने ध्यान नहीं दिया होता, तो टीचर क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट कर देगा, चौथे और पांचवें के लिए सपोर्ट कर देगा, तो बच्चा 5वें स्टेप तक भी पहुंच जाएगा। तो ये सीखने के रूप में यहाँ पे आकलन करना कि बच्चा एक स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा अपने से कर लिया, चौथा वाला अपने मित्रों की सहायता से कर लिया, पांचवा वाला नहीं आ रहा है, पांचवें के लिए टीचर के साथ में मदद से उसने भी उसको पूरा कर लिया। तो ये चीज जो है सीखने के रूप में आकलन करने के लिए किया जाता है। करते हैं असेसमेंट में आकलन, जब हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट इन लर्निंग, लर्निंग के दौरान, लर्निंग के दौरान या सीखने में कैसे मूल्यांकन करते हैं, सीखने में मूल्यांकन जो है वहां पे हम लगातार क्या करते हैं, प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से निकलवाते हैं। अच्छा बताओ क्या होगा, अच्छा बताओ क्या होगा, हम सीखने के दौरान ही बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। सीखने के दौरान हमने एक प्रश्न पूछा, एक खत्म हो गया, अच्छा बताओ क्या होगा, हमने प्रश्न पूछा हुआ था, किसी ने जवाब नहीं दिया, हमने पूछा हुआ था इसमें क्या होगा, हमने पूछा हुआ था इसमें क्या होगा, किसी ने जवाब नहीं दिया, असेसमेंट इन लर्निंग में किसी ने जवाब नहीं दिया। चलिए हमने कल पढ़ाया हुआ था, बहुत एक सेकंड में जवाब आना चाहिए, हमने कल पढ़ाया हुआ था, कल परसों में वक्त बताया हुआ था। वक्त क्या होता है, वक्त क्या होता है जरा बताए तो कोई, वक्त 1 सेकंड लगना चाहिए, 1 सेकंड, वक्त, वक्त क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्विक 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 आंसर, आंसर
उत्तर। हाँ, सही बात है। तो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल, ये क्या है? ये वक्त है। अब मैंने जो ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछने के दौरान ही जो है मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, मैंने इसके पहले पैराडिगम, मैंने पैराडिगम शिफ्ट में बात करी थी। जो पहला वाला, तीसरा वाला जो पैराडिगम है वो क्या था? जो तीसरा वाला पैराडिगम था वो क्या था, बताएं जरा। तीसरे वाले पैराडिगम में, तीसरे वाले पैराडिगम में जो था वो क्या था? तीसरा वाला पैराडिगम जो सबसे अंत में शिफ्ट हुआ है उसका क्या नाम है? पैराडिगम का जो तीसरा वाला पॉइंट था, तीसरा वाला पॉइंट था वो क्या था? इंपावरिंग, वेरी गुड। क्या था? इंपावरिंग। तो ऐसे ही ये क्या है? पढ़ाते समय, पढ़ते समय जो प्रश्न पूछना है, इसी को अगर हम अपने अपने बात करें, इसी वाले असेसमेंट इन लर्निंग की बात करें, तो हम जब स्किल पढ़ते हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़ते हैं, तो वहां पे एक स्किल आती है। स्किल का क्या नाम होता है, जरा कोई बताए? जब माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं तो माइक्रो टीचिंग में एक स्किल स्किल हम यूज करते हैं। माइक्रो टीचिंग में एक स्किल यूज करते हैं, वो स्किल का क्या नाम होता है, जरा कोई बताए तो। अब ऐसे ही असेसमेंट इन लर्निंग में हम जब माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं तो माइक्रो टीचिंग में एक स्किल यूज करते हैं, एक स्किल। उस स्किल का क्या नाम है, कोई बताए तो? उस स्किल का क्या नाम है? क्विक 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 क्विक। जब हम माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं उस माइक्रो टीचिंग में एक स्किल यूज करते हैं, पढ़ते पढ़ाते समय प्रश्न पूछना, एक स्किल यूज करते हैं। क्विक आंसर, क्विक आंसर। वेरी गुड हेमाली, वेरी गुड। प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होता है? प्रोबिंग क्वेश्चन होता है, उसे कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। क्या होता है? प्रोबिंग क्वेश्चन। यानी प्रोबिंग क्वेश्चन हम सीखते सिखाते समय बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोबिंग क्वेश्चन। तो ये जो प्रोबिंग क्वेश्चन है, यही प्रोबिंग क्वेश्चन क्या है? प्रोबिंग क्वेश्चन क्या है? वही असेसमेंट इन लर्निंग है। असेसमेंट इन लर्निंग है, यानी पढ़ते पढ़ाते समय जो बच्चों से आप प्रश्न पूछ रहे हो, पढ़ते पढ़ाते समय बच्चों से जो प्रश्न पूछ रहे हो, वही प्रश्न पूछना क्या होता है? वही होता है प्रोबिंग क्वेश्चन। और वही चीज होती है असेसमेंट इन लर्निंग, यानी बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का जवाब निकलवाना। कि हम लर्निंग के साथ साथ में बच्चों का असेसमेंट भी करते जा रहे हैं। लर्निंग कराते समय हम बच्चों का असेसमेंट भी करते जा रहे हैं, उसी को कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। और बच्चों का ध्यान केंद्रित भी करवाते रहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे जो है, बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, लर्निंग के सेंटर पे होते हैं। इसमें इस वाले सेंटर में बच्चे जो है, बच्चे बिल्कुल लर्निंग के केंद्र में होते हैं। बच्चे बच्चे केंद्र में होते हैं। यहाँ पे बात करें तो बच्चे जो है वह, बच्चे लर्निंग के केंद्र में, सीखने के केंद्र में होते हैं। सीखने के केंद्र में होते हैं। यानी यहाँ पे प्रश्न किसी पूछा रहा है, चर्चा किसी हो रही है तो बच्चों से हो रही है, तो यहाँ पे केंद्र में होते हैं बच्चे। और क्या होता है यहाँ पे? बच्चे जो है, बच्चे ही अपना मॉनिटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लर्निंग को, सीखने को रिफ्लेक्ट करते हैं। सीखने को आकलन करना, सीखने को आकलन और प्रत्युत्तर करना, प्रत्युत्तर करते हैं बच्चे। बच्चे ही सीखने को आकलन और प्रत्युत्तर करते हैं, बच्चे। और यहाँ पे जो टीचर है, टीचर क्या होता है? वह कोच के रूप में और मेंटर के रूप में काम करता है। टीचर जो शिक्षक है यहाँ पे, इसमें शिक्षक, कोच एवं मेंटर के रूप में काम करता है। कोच एवं मेंटर के रूप में काम करता है। और क्या होता है यहाँ पे? जो लर्निंग है, बच्चे जो है अपना लर्निंग खुद से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमने सही बताया था, हमने सही बताया था, हमने सही बताया था। बच्चे अपनी लर्निंग को, सीखने को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सीखने को बच्चे प्रदर्शित करते हैं, सीखने को बच्चे प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये हो गया। तो कितने, ये सब क्या है? असेसमेंट इन लर्निंग है। चलिए अब तीनों को मैं वापस एक बार बता देता हूँ। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम जो सीखना हमारा है, एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप के आगे बढ़ने से पहले हम जो असेसमेंट करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और वही असेसमेंट एज एज लर्निंग को कहते हैं कि बच्चे ने जो सीखा हुआ उसको अप्लाई कितना कर रहा है, अप्लाई कितना कर रहा है, उसे कहते हैं हम असेसमेंट एज लर्निंग। वही जो हम सीखने में, सीखने के दौरान जो हम प्रश्न पूछते जाते हैं, लगातार प्रश्न पूछते जाते हैं, उसे कहते हैं क्या? असेसमेंट इन लर्निंग। अब बात करते हैं असेसमेंट, सीखने का आकलन। जब बच्चा पूरा सीख लेता है, जो लास्ट में हम असेसमेंट करते हैं, जो सबसे लास्ट में करते हैं, ये सबसे पहले का असेसमेंट पीके, और जो सबसे लास्ट का असेसमेंट होता है उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी पूरा सिखा लिया बच्चे से, अब वहां पे बच्चे को प्रश्न पूछना, ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पूछना, या आपने प्रश्न बना उसके आधार पर प्रश्न पूछना, या मानक टेस्ट है उसके आधार पर प्रश्न पूछना। वो जो प्रश्न पूछते हैं तो उसे कहते हैं क्या? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चे का जो आखिरी आखिरी जो प्रश्न पूछते हैं, आखिरी वाला, तो उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें लक्ष्यों का प्राप्ति हुआ है या नहीं, इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, यह जानने की कोशिश करते हैं। लक्ष्यों एवं
उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, यह जानने की कोशिश करते हैं। यह जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बच्चों ने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन प्राप्त कर लिया या नहीं, प्राप्त कर लिया या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। यह क्या है, यह एक तरह से समझ सकते हैं तो यह समेटिव होता है, यह समेटिव एक तरह से समझे तो यह समेटिव होता है, यह अंत में होता है, यह अधिगम के अंत में होता है। इसको इस तरह से कह लीजिए, अधिगम के अंत में होता है, अधिगम के अंत में होता है। और इससे पास फेल देने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे बच्चों का जो है वह कहाँ पे कितनी जगह पे अलग है, बच्चे किस प्रेरणा में कौन कहाँ अलग है, कौन कहाँ अलग, कौन कहाँ अलग है, किसी ने फर्स्ट क्लास पाया, किसने सेकंड क्लास पाया, किसने थर्ड क्लास पाया, ये भी यहाँ पे देने की कोशिश होती है। यहाँ पे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों की सूचना और प्रमाणों के रूप में जो है सूचना इकट्ठा करने का कोशिश किया जाता है। प्रमाण के रूप में, प्रमाण के रूप में सूचना एकत्र किया जाता है। यानी हम क्या करेंगे, हम टेस्ट देंगे, बच्चों को कहेंगे कि चलो टेस्ट दो, तो टेस्ट देने से हमको पता चलेगा कि बच्चों ने इतना जवाब दिया था, बच्चों ने इतना जवाब दिया था, हमने टेस्ट कब लिया, सबसे आखिरी में पूरा पढ़ा लिया, पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट लिया। तो टेस्ट जो है हमको एक प्रमाण के रूप में देता है, और ये सारे प्रमाण उसकी विवरणिका में रखे जाते हैं। विवरणिका मतलब उसका पोर्टफोलियो, ये सारे प्रमाण, ये सारे जो लेटर जो चीजें हैं वो सारा उसके विवरणिका में यानी उसके पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। सभी सूचनाएं बच्चे के पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। पोर्टफोलियो में रखे जाते हैं। ये जो सभी सूचनाएं हैं वो सभी सूचनाएं कहाँ रखी जाती है, बच्चे के पोर्टफोलियो में, और वहीं से उसकी प्रगति जो है वो संचालित करी जाती है। तो ये था क्या, ये था सीखने का आकलन, ये था सीखने का आकलन। यहाँ तक जो है मैंने आज आपको ये चार कॉन्सेप्ट बताया है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके पहले मैंने बताया कि असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट का पैराडिगम कैसे शिफ्ट हुआ, असेसमेंट का पैराडिगम कैसे शिफ्ट हुआ। तो असेसमेंट का पैराडिगम जो था वह जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, उस ट्रेडिशनल मेथड से जो रोट लर्निंग का मेथड था उससे इनरिचिंग की तरफ बढ़ा, और इनरिचिंग की तरफ से फिर आगे जाकर के किस तरफ बढ़ा, तो आगे जाकर के इनरिचिंग की तरफ से फिर जो है वह हमारा किधर बढ़ा, तो जो हमारा न्यू पैराडिगम है, जो न्यू पैराडिगम है वो हमारा बढ़ा किधर, तो हाँ इंपावरिंग स्कूल, यानी कहां पढ़ा, तो सबसे पहले था ट्रेडिशनल स्कूलिंग के बाद जो है वह इनरिचिंग स्कूल, इनरिचिंग स्कूलिंग और फिर इंपावरिंग स्कूल, इसकी हमने पढ़ा। फिर पढ़ने के बाद जो है हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग के रूप में हमने इसका जो है वो चार टर्म पढ़े। चार टर्मों को हमने अलग अलग रूपों में पढ़ा कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग क्या होती है, वह सिखाने से पहले यानी एक कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले जो हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो हम सिखाने के दरमियान जो बच्चे ने अप्लाई करना है, जो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। और सिखाने के दरमियान, सिखाने के समय में, सीखते समय, सीखने में जो हम आकलन करते हैं, बच्चे का जब प्रश्न करते जाते हैं जिसको प्रोबिंग क्वेश्चन भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। और जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो सबसे लास्ट में किया था, उससे बच्चों की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करती है, उसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये जो चार कॉन्सेप्ट थे, ये चार कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। चलिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। ओके चलिए प्रश्न लेते हैं।